कुछ समय पहले कवि उदयराज भुवनगढ़ में अपनी कविताएं प्रस्तुत करके वापस अपने घर जा रहे थे। आहा, यह इतना सुंदर जलाशय और जल भी कितना स्वच्छ है। अब तो पेट भर जल पीऊंगा। कवि उदयराज ने वहीं पर स्थित एक जलाशय से भरपेट जल पिया और सोचने लगे। थोड़ी देर विश्राम भी कर लेता हूँ, फिर यदि इच्छा हुई तो इसी जलाशय में स्नान भी कर लूंगा। विश्राम करते हुए उदयराज को नींद आ गई और वो वहीं पर सो गए। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से जब उनकी आँख खुली तो वो आश्चर्य से बोले, यह चिड़िया इतनी तेज क्यों चहचहा रही हैं? लगता है शाम होने वाली है। यह सब अपने अपने घर लौट रही होंगी। मैंने विश्राम के चक्कर में देर कर दी। झोले से लड्डू निकाल कर खा लेता हूँ, फिर आगे की ओर बढ़ता हूँ। उदयराज अपने झोले से लड्डू निकाल ही रहे थे कि उन्हें सामने से एक युवक आता दिखाई दिया, जो शाही वस्त्रों व गहनों से सुसज्जित था। आओ भाई, बहुत थके से लग रहे हो। लगता है तुम भी पैदल ही सफर तय कर रहे हो। थोड़ा विश्राम कर लो। वाह, कितना आकर्षक स्थान है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। आपका नाम क्या है मित्र, और तुम कौन हो? इतनी साज सज्जा। मित्र, मेरा नाम विश्वास है और मैं भुवनगढ़ का राजकुमार हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदयराज है। मैं एक कवि हूँ और भुवनगढ़ में भी कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। मैंने शायद आपको वहाँ पहले नहीं देखा। आज मैं आपको देखकर धन्य हो गया। किंतु मैं आपको जानता हूँ। आपका चेहरा महल में तो कभी नहीं देखा, किंतु आपकी कविताओं की प्रसिद्धि अवश्य सुनी है। राजकुमार जी, आप लोगों की वजह से मुझे इतना सम्मान मिला है, इसलिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। आप बताएं, आप इस जंगल में पैदल कहाँ से चले आ रहे हैं? कवि जी, मैं कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकला था। मुझे एक हिरन दिखाई दिया तो मैं उसका पीछा करते करते अपने सैनिकों से बिछड़ गया। वह हिरन तो घने जंगल में गुम हो गया और मेरा घोड़ा एक जलाशय के भीतर पानी पीने गया था। वह वहीं फंस गया, जलाशय के दलदल में। मैं अब अपने सैनिकों को खोज रहा हूँ। आपने तो बहुत परेशानियों का सामना किया है। चिंता मत कीजिए, ईश्वर आपको आपके सैनिकों से भेंट अवश्य करा देंगे। थोड़ा विश्राम कर लीजिए। कवि उदयराज ने राजकुमार को लड्डू खाने के लिए दिए और खुद भी खाए। लड्डू खाने के बाद दोनों विश्राम करने लगे। तब तक कवि उदयराज की नजर एक कौवे पर पड़ी। कौवा सरोवर के पास बैठकर एक विचित्र हरकत कर रहा था। वह कौवा बार बार अपनी चोंच जलाशय में भिगोता और पत्थर पर घिसता। वह यह प्रक्रिया बहुत देर तक करता रहा। तभी उदयराज के मन के उद्गार फूट उठे और वो कुछ पंक्तियां गुनगुनाने लगे। घिसता है, रुक रुक लगता पानी। तेरे मन की बात का लिया मैंने सब कुछ जानी। अरे मित्र कवि, असमय अकस्मात आप तो कभी भी कविता बना देते हैं। आप सच में एक बेहतर कवि हैं। अरे राजकुमार जी, मुझे तो उस कौवे की चतुराई देखकर अनायास ही पंक्तियां याद आ गई। आपकी रचनात्मकता उत्कृष्ट है कवि जी। मैं ये पंक्तियां याद करना चाहता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कभी आपसे मुलाकात हुई थी। उदयराज ने फिर से पंक्तियां गुनगुनाई और राजकुमार ने उसे रट लिया। फिर कवि उदयराज ने राजकुमार से विदा लेते हुए कहा, तो ठीक है राजकुमार जी, अब मैं चलता हूँ। आप भी महल की तरफ निकलिए, आपको अवश्य ही सैनिक मिल जाएंगे। ठीक है मित्र कवि, मैं भी चलता हूँ। दोनों अपने अपने मार्ग पर चल दिए और राजकुमार भी अपने महल वापस लौट आया। उसने उन पंक्तियों को एक दीवार पर लिख लिया और यदाकदा उसे दोहराते रहते। कवि जी ने कितनी सुंदर कविता कही थी। किसी क्रियाकलाप को देखकर उठे भावों में ही तो वास्तविक अनुभूति होती है। राजकुमार की जय हो।
राजकुमार जी, महाराज की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य बुलाए गए हैं। वो वैद्य महाराज का उपचार कर रहे हैं, किंतु महाराज का स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने आपको अभी बुलाया है। चलो मैं भी चलता हूँ। जब राजकुमार अपने पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा सच में महाराज की तबीयत बहुत खराब है और एक दो वैद्य उनके पास ही खड़े हैं। आओ बेटा, मेरे पास आओ। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं बेटा, मेरे पास अब अधिक समय नहीं है। तुम इस देश के होने वाले राजा हो। मुझे आशा है तुम इस बागडोर को अच्छे से संभालोगे। जी पिताश्री, मैं आपके सिखाए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। इस देश को एक राजा की तरह नहीं बल्कि सेवक बनकर संभालना पुत्र। ईश्वर सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ये सारी वार्ता करने के उपरांत ही महाराज की मृत्यु हो गई और सारी बागडोर राजकुमार के कंधों पर आ गई। राजकुमार को भुवनगढ़ का राजा बना दिया गया। उधर राज्य के कुछ मंत्रियों ने राजकुमार को मारने की योजना बना ली थी। राजकुमार की हत्या करने के लिए उन मंत्रियों के साथ नगर का नाई भी शामिल था। संजय, यही सही समय है। हम भुवनगढ़ में सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। भूतपूर्व राजा के समय में हमने बहुत घोटाले किए हैं। अगर यह राजकुमार विश्वास को पता चल गया तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। वह अभी अभी नए राजा बने हैं तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? वह बहुत दूरदर्शी व युवा राजा हैं। प्रजा पर उसका प्रभाव भी है। हमें शीघ्र ही उसे परलोक के लिए विदा करना होगा। आप चिंता न करें मंत्री जी, मुझे जल्दी ही राजकुमार की सेवा में जाना होगा और मेरा पहना उस तरह उनका काम तमाम कर देगा। शाबाश, हम तुमको इतना इनाम देंगे जितना तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो मेरी सामत आ जाएगी। इस षड्यंत्र से अनभिज्ञ राजकुमार देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नए नए नियम लगा रहा था। वह अपने महामंत्री को आदेश दे रहा था। मंत्री जी, मैं अपने राज्य में कोई भ्रष्टाचार नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे राज खजाने की सभी जानकारियाँ लिखित में दी जाएं। जी महाराज, आपकी जैसी इच्छा। सैनिक नाई को बुलाया जाए। मैं बगीचे में उसका इंतजार कर रहा हूँ। अपने राजा का आदेश पाते ही सैनिक नाई को बुलाने चला गया। रघुनाई, तुम्हें महाराज ने तुरंत बुलाया है। इस अवसर का तो इंतजार मैं कई दिनों से कर रहा था। आज मेरा व मेरे साथियों का मनोरथ पूरा हो जाएगा। नाई अपना पैना उस्तरा लेकर राजकुमार के पास पहुंच गया। महाराज की जय हो। बहुत दिनों बाद आपने इस सेवक को याद किया। क्या बताऊं संजय, राज दरबार में कुछ भ्रष्टाचार सा मालूम पड़ता था। उन भ्रष्टाचारियों को दंड देकर ही सुकून मिलेगा, इसी वजह से थोड़ा व्यस्त था। महाराज, क्या आपको पता है वे भ्रष्टाचारी कौन हैं? गुप्तचर इसी कार्य में लगे हैं। जल्द ही पता चल जाएगा। तुम अपना काम करो। नाई ने एक कटोरे में पानी लिया और अपने उस्तरे को पानी में भिगोया और उसे पत्थर पर रगड़कर पैना करने लगा। तभी वहां पर एक गुप्तचर आया और राजकुमार के कान में कुछ फुसफुसाकर वापस चला गया। गुप्तचर की ये हरकत देखकर नाई बहुत घबरा गया और सोचने लगा, क्या इस गुप्तचर को पता चल गया है कि कौन कौन घोटाला कर रहा है? मुझे जल्द ही अपना काम कर देना चाहिए। राजकुमार अनायास ही उन पंक्तियों को गुनगुनाने लगा। घिसता है रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिया मैंने सब कुछ जानी। यह सुनकर नाई बहुत घबरा गया और कपकपाने लगा।
क्षमा महाराज क्षमा, मैं लालच में आ गया था। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, इसलिए मैं षड्यंत्र में शामिल हो गया। मैं नहीं जानता कि आप इतने शीघ्र जान जाएंगे। सब कुछ साफ साफ बताओ। महाराज, मैं उस तरह से आपकी जान लेने आया था, किंतु आप जान गए। आपने कविता के माध्यम से बता दिया कि आपसे कुछ छुपा नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। क्षमा चाहता है तो सभी साथियों के नाम बता। महाराज, मेरे साथ साथ महामंत्री व मंत्री जी भी शामिल हैं। यह सुनकर राजकुमार बहुत क्रोधित हुए और अपने सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक, मंत्री व महामंत्री को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और मैं नाई को इस देश से हुक्का पानी बंद कर देश निकाला का आदेश देता हूँ। नाई ने सबका भेद खोला और सभी शत्रुओं को कारागार में डाल दिया गया। एक दिन यूं ही बैठे बैठे राजकुमार कवि उदयराज को याद कर रहे थे और सोचने लगे, आज एक कविता ने केवल मुझे जीवन ही नहीं दिया, बल्कि मेरे शत्रुओं को मार्ग से भी हटा दिया। यह कविता मेरे लिए जीवन दानीय है। मैं कवि मित्र उदयराज का धन्यवाद करने अवश्य जाऊंगा। उनसे महल में ही ठहरने का अनुरोध करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है वो मुझे निराश नहीं करेंगे।